अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम ये भी एक होम्योस्टेसिस का एस्पेक्ट है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन होती क्या है? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर एक्सेस सब्सटेंसेस या एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अगर अब हम बात करें एक्सेस सब्सटेंसेस की, तो उसमें आ जाता है हमारे पास सॉल्ट, वाटर। और अगर हम बात करें टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ड्रग्स आ जाती हैं। इसके अलावा अब हम ये बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स की बात हो रही है, दोबारा बोलूँगी कि ये बॉटनी का पोर्शन है, इसका मतलब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। अब बहुत से रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से जो प्लांट्स की एक्सक्रीशन होती है वो इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता है एज सच। पहली बात तो ये कि जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, अच्छा अब पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म, ये सारी टर्म्स जो बार बार यूज़ हो रही है, मैं इनका मतलब एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आगे आपको समझने में मसला ना हो। बेसिकली मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, और जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है वो उसी की दो टाइप्स है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या सेव करता है वो एनर्जी को, इस तरह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठीक से। अब ये बात ये हो गई, वही वाली बात पे दोबारा वापस आते हैं कि जो रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल ऑफ सेम वेट। यानी कि वही प्लांट जिसका वेट सेम होगा एनिमल से, तो एनिमल का मेटाबॉलिक वेट ज़्यादा होगा और एनिमल का प्लांट का उसके मुकाबले में बहुत कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट भी कम बनेगा और वो बहुत स्लोली एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात पे हम यहाँ आ जाते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कैटाबॉलिज्म का, या इसमें जो कैटाबॉलिज्म के ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो यूज़ कर लेते हैं ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर एनाबॉलिक प्रोसेस। उसी वेस्ट प्रोडक्ट को वो यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए इस तरह भी ये इतना नुकसानदेह नहीं है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट नहीं करते, इसके बजाय वो उसको रिसाइकल कर लेते हैं। ठीक है, वो उसको रिसाइकल कर लेते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, और एनिमल्स का जो होता है वो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड बेस्ड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद जो है होने वाली बात आपको बता दी। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो यानी कि इस तरह प्लांट्स जो होते हैं, क्योंकि इनमें इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है एक्सक्रीशन, तो इसके जो एक्सक्लूसिवली एक ऑर्गन पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए वो प्लांट में नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एनिमल जिनमें होता है। अब अगर हम बात करें फिर भी अगर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अब एक्सेस में हो जाएं, तो उनकी एलिमिनेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो उसमें क्या क्या हमारे पास आ जाता है, वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, आयंस आ जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि अगर एक्सिस में हो जाए तो उनको एलिमिनेट करना। देखिए, तो एक जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ एक्सिस में होगी तो उसको एलिमिनेट तो करवाना लाजमी हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन एक चीज़ होती है, वो क्या होती है। अगर प्लांट्स का बहुत ज़्यादा पानी है, सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उसको लूज़ करेंगे किस तरीके से, वेपर फॉर्म में ही लूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे, डिफ्यूज़ आउट कर देंगे थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए। ये स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसके ज़रिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है और सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो हम ट्रांसपिरेशन को लिखेंगे लूजिंग वाटर थ्रू स्टोमेटा। सही है, लूजिंग वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू स्टोमेटा। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है कुछ प्लांट जो होते हैं वो
पानी को किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं कि उनके मार्जिन्स पर जो है, उनके मार्जिन्स पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोथोड्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोथोड्स मैंने आपको बता दिया किस चीज़ को कहते हैं। उन हाइड्रोथोड्स से क्या होता है, पानी जो है वाटर लॉस होता है इन लिक्विड फॉर्म, उस चीज़ पूरे प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। ठीक है, एक्सुडेशन ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रोथोड्स इज कॉल्ड गटेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। एक्सुडेशन ऑफ वाटर हाइड्रोथोड्स। अब जो है ये पेपर में याद रखिएगा, गटेशन हाइड्रोथोड्स वगैरह अक्सर पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में ज़रूर। अब इसके बाद हम देखेंगे, मैंने एक बार यहाँ पे लिख भी दी है हाइड्रोथोड्स की डेफिनेशन, कि जो पोर प्रेजेंट होते हैं इन लीफ मार्जिन और वो सिक्रीट करते हैं वाटर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो लाइट होती है, यानी सनलाइट में जो है, ये तो सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम होता है, जिसकी वजह से दिन के वक्त प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें डार्क में, यानी कि जब रात का वक्त होता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होने लगता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, जिसके रिजल्ट में CO2 रिलीज़ होता है। अब हमें ये भी बताना चाहिए कि जो एक्सेसिव आयंस होते हैं वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंबाइन हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं इन डेड सेल्स। डेड सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि डिपॉजिट इन हार्डवुड एंड बार्क, और वो सेल्स उन सेल्स में भी सेव हो जाते हैं जो कि अपनी डेथ पॉइंट के बहुत करीब होते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। अब इस चीज़ को गौर से समझिएगा। अब जब हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करेंगे तो हम वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन को, कहाँ तक, सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट की एक्सक्रीशन तक। ठीक है, अब हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं तो उनमें डिफरेंट नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कि अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, क्रिएटिनिन बनता है, और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड बनता है, वो होता है हाइपोक्सिनथाइन होता है। इस तरह बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वहाँ पे सिर्फ हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। अब इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, तो मेटाबॉलिज्म किस किस चीज़ की होती है एनिमल्स में, प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की, जो हम पीछे से बार बार बताए जा रहे हैं। अब जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो क्या होता है, अमाइनो एसिड बनते हैं और क्या बनते हैं, नाइट्रोजिनस बेस बनते हैं, और इन सब के नतीजे में क्या बनते हैं, अमाइनो ग्रुप। अब ये अमाइनो ग्रुप डिफरेंट नाइट्रोजिनस वो बनाते हैं, वेस्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनमें हम 3 को डिस्कस करेंगे मेनली, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले हम आ जाते हैं, सबसे पहले अमोनिया देखेंगे। अब अमोनिया में क्या आ जाता है कि ये जो होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता किस तरह का है। ये एक स्मॉल गैसियस मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, स्मॉल गैसियस मॉलिक्यूल। एक छोटा सा गैसियस मॉलिक्यूल होता है जो कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। और इसके बाद ये है कि अगर ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है तो इसकी डिफ्यूजन भी बहुत आसान होगी, कि इसका मतलब इसकी रैपिड डिफ्यूजन होगी थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, बल्कि हाईली टॉक्सिक होता है। अब ये क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है तो अगर ये थोड़े ज़्यादा यानी कंसंट्रेशन में ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो ये अच्छी बात नहीं है, ख़तरनाक बात है।
अब लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है अगर हम इसको लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर से क्या कर दें, डाइल्यूट कर दें। तो अब एक तरह से देखा जाए तो एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया जो है एनिमल में वो एडवांटेजेस भी है। किस तरह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, रैपिड डिफ्यूजन होती है। तो जब रैपिड डिफ्यूजन होगी तो डिफ्यूजन के लिए हमें किसी भी किस्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हालांकि उस रिमूवल के लिए लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए होगा, लेकिन कोई एनर्जी नहीं चाहिए होगी। इसीलिए इस तरह के जो अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं वो हमारे उसमें आ जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और फ्रेश वाटर एनिमल्स, क्योंकि उनको तो पानी की कोई मतलब मसला नहीं होता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर। तो इसलिए जो है इसमें ये एक्सक्रीट होता है। अगर हम बात करें सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स की, तो उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो इन्वॉल्व होती है अमोनिया की एक्सक्रीशन में। लेकिन अगर हम बात करें फ़िश की, तो उसमें ज़्यादातर एक्सक्रीशन जो होती है अमोनिया की वो थ्रू द गिल्स हो जाती है, जबकि किडनीज जो होती हैं बहुत माइनर रोल प्ले करती हैं इन दी एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूरिया। यूरिया में क्या होता है, यूरिया हमारा जो होता है लेस सोलुबल इन वाटर होता है, और क्या होता है अबाउट 100,000 टाइम्स जो होता है लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया, यानी कि इससे बहुत कम टॉक्सिक होता है। इसीलिए जो है इसको ज़्यादा कंसनट्रेशन में भी एनिमल्स टॉलरेट कर सकते हैं अपने अंदर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आ जाते हैं जिनमें हमारे ये आ जाते हैं मैमल्स आ जाते हैं, वो ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर नहीं कर सकते अफोर्ड, तो ये वो इस तरह का क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को स्विच कर लेते हैं फ्रॉम अमोनिया टू यूरिया। और ये साइकिल पूरी जो होती है वो लिवर में होती है, जैसे यूरिया साइकिल कहते हैं, जो आगे एक्सक्रीशन इन मैन के वीडियो में डिटेल में बताई गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होता है, इस यूरिया की कन्वर्जन जो होती है वो लिवर में होती है थ्रू यूरिया साइकिल। ठीक है, अब जो मैमल्स और मोस्ट एम्फीबियंस होते हैं, शार्क्स और कुछ बोनी फिशेस होती हैं, वो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या होता है कि ये जो होता है रिलेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल होता है, उन सब के मुकाबले में थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है। अब ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, एक्सट्रीमली लो सॉल्युबल होगा। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी मुश्किल से डिज़ोल्व होगा। अब होगा क्या कि ये जो है कोलाइडल सब्सटेंस बनाता है, यानी कि पेस्ट लाइक सब्सटेंस बनाता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो सही से डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। इस तरह से इसकी फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जब होती है तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, यानी कि क्रिस्टल्स ऑफ यूरेट्स बनते हैं। अब यूरिक एसिड बनने के लिए जो है हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, इट रिक्वायर एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। तो जो सस्पेंशन बनता है यूरिक एसिड का वो डिस्चार्ज हो जाता है हमारी बॉडी से ईदर इन द फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट और एज सॉलिड पैलेट्स। थिक पेस्ट और पैलेट्स, यानी कि गोलियों की शक्ल में या फिर पेस्ट की शक्ल में जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब यूरिक एसिड जो हमारा होता है वो डिस्चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट, मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है। अब हम सबसे पहले ये देख लेंगे, आखिर में ये देख लेते हैं कि ये किन किन एनिमल्स में होता है। तो इसमें हमारे बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, गैस्ट्रोपोड्स आ जाते हैं, वो एनिमल्स आ जाते हैं बेसिकली जिनके एग्स जो होते हैं वो शेल्स में इनक्लोज्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।